लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में क्या करते हैं कि कई सिचुएशन में हमारे पास ऐसी कंडीशंस बनती हैं जो लीनियरली कनेक्टेड हैं। ठीक है, मतलब जो इक्वेशन या इनइक्वलिटी का फॉर्म होगा वो लीनियर इक्वेशन है या लीनियर इनइक्वलिटी होगी। ठीक है, देखिए उसमें काफी सारी कंडीशंस लगी होंगी, क्योंकि अभी हम लोग जिस क्लास में हैं वहां पर हम 3 वेरिएबल्स में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमें 3 डायमेंशन प्लेन में फिगर बनाना नहीं आते हैं, वो दिखते भी नहीं है हमको बेसिकली। 2D की हम अपने पेपर्स में ड्रॉ कर सकते हैं कोई भी फिगर को इजिली। तो जो भी प्रॉब्लम है यहाँ पर 2 वेरिएबल से रिलेटेड होंगी। ठीक है, सबसे पहली बात। ओके, तो इसमें 2 तरह की प्रॉब्लम होती हैं। बेसिकली प्रॉब्लम इसमें जो भी कुछ होगी वो उसको बोलेंगे ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम का मतलब है चीजों को हमें ऑप्टिमम लेवल पे चाहिए है। अब ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है? मान लीजिए मुझे अपना खर्चा बताना है, तो खर्चा बचाने का मतलब है ऑप्टिमम कंडीशन में पहुंचाने का मतलब ये है कि कितना ज्यादा से ज्यादा खर्चा बचा सकता हूँ। और मान लीजिए मुझे किसी से पैसे लेने हैं, तो मैं सोचूंगा ये भी ऑप्टिमम लेवल पे हो, यानी कि ज्यादा से ज्यादा पैसे उससे लूं। तो कुछ ऐसी कंडीशन लगाऊं कि उससे ज्यादा पैसे मिल जाए, कुछ ऐसी कंडीशन लगाऊं कि अपना पैसा कम जाए। जो भी काम करना है उसको ऑप्टिमम लेवल पे पहुंचाने का मतलब है किसी भी केस में आपको प्रॉफिट हो। यस नो? हाँ ना बोलिए। यस सर। कोई बच्चा हाँ ना बोले। यस सर। यस सर। यस सर। ये पहली बात तो हुई कि भाई हम इसमें क्या करने वाले हैं। तो पहली बात है कि हम इसमें प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं कि किस कंडीशन में वो ऑप्टिमम होगा। ठीक है, ठीक। अब बात आती है कि उस कंडीशन, जिन कंडीशनों में काम होगा उनको बोलते हैं कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, उनका नाम क्या होता है? कंस्ट्रेंट्स। मतलब किस कंडीशंस के अंदर हम काम कर रहे हैं उन कंडीशंस का नाम होगा कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, तो पहले मैं प्रॉब्लम लेता हूं, प्रॉब्लम से आपको समझाता हूं। ठीक है, जैसे प्रॉब्लम मैंने उठाई, क्वेश्चन मैंने उठाया, क्वेश्चन देखिए 5x प्लस वाई लेस देन 100, x प्लस वाई लेस देन 60, और एक कंडीशन उठाई x ग्रेटर देन 0, एक उठाया y ग्रेटर देन 0। इस ये तो हो गए नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, और यहां पर हम टर्म यूज करेंगे z, और z का मतलब है कि जो चीज हम z लिख रहे हैं 250x प्लस 75y, इसको या तो इस क्वेश्चन में मैक्सिमाइज करना चाहते होंगे या मिनिमाइज करना चाहते हैं। तो अगर मान लीजिए हम मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो इसके आगे हम मैक्स लिख देंगे, और मिनिमाइज करना चाहते हैं तो इसके आगे हम मिन लिख देंगे। इसका नाम होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। यही हमारा पर्पज है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। यही हमारा पर्पज है कि ये जो ऑब्जेक्टिव है हमारा, ये जो लक्ष्य है हमारा, ये पूरा होना चाहिए। मतलब जेड को मैक्सिमम होना जरूरी है। तो एक्स और वाई के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए ये मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है, आप तो कहते हो सर बड़ा आसान है, एक्स को इन्फिनिटी कर दो, वाई को इन्फिनिटी कर दो, मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है कि 5x प्लस वाई लेस देन 100 ही होना चाहिए। क्लियर है मेरी बात? तो एक्स और वाई ऐसे चूज करो कि ऊपर की कंडीशन सेटिस्फाई भी हो रही हो और जेड मैक्सिमम आ जाए। तो आप कोई भी यूज कर सकते हो, लेकिन वो वाला एक्स और वाई लेना है जिससे जेड की वैल्यू मैक्सिमाइज हो जाए। क्लियर इतनी बात? यस सर। अब ये जो ऊपर एक कंस्ट्रेंट्स बनाए हैं मैंने, 5x प्लस वाई लेस देन 100, एक्स प्लस वाई लेस देन 60, ये किसी न किसी लॉजिक से बनाए होंगे। जब अभी हम ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, मतलब वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, तब एक क्वेश्चन हमें बनानी भी पड़ेगी। तो ये 2 तरह की प्रॉब्लम एग्जाम में आ सकती है। या तो इक्वेशंस आपको मिल गई, आपको सॉल्व करके दिखाना है, या तो कह देगा आपसे इक्वेशन भी बनाओ और सॉल्व भी करो। ये इन इक्वेशंस जो बनी हुई हैं इनको बनाना भी है और सॉल्व भी करना है। ठीक है, ठीक है जी। तो ये सारी लीनियर कंडीशन है।
सब लीनियर कंस्ट्रेंट्स हैं क्योंकि एक्स और वाई में लीनियर इक्वेशन है। डन। हाँ जी बच्चे, Yes, sir. नोट कर लीजिए इसको। और जब x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 लिखा हो इक्वल टू करके, तो वो हो गया नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स, मतलब नॉन नेगेटिव मतलब है नेगेटिव नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर आप सब्जी ये कह रहे हो कि आप मार्केट में सब्जी खरीदने जा रहे हो, तो आप ये नहीं कहोगे कि x इज लेस देन सब्जी, सॉरी x इज लेस देन 0 और x इज का मतलब है x किलो कोई भी वेजिटेबल। तो आप कह रहे हो x लेस देन 0 है और x का मतलब है इतने केजी वेजिटेबल। तो अगर नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब क्या होगा, -5 किलो सब्जी लेके आए हो। -5 किलो का मतलब अपने घर से 5 किलो लेके उसको दे के आए हो। कुछ चीजों में नेगेटिव चीजें नहीं होती हैं, पॉजिटिव ही होती है। जैसे हमारी कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है जिसकी क्वांटिटी है x, दूसरा प्रोडक्ट बनाती है जिसकी क्वांटिटी है y। ठीक है, तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि x नेगेटिव है, क्योंकि प्रोडक्ट बनाती है इसका मतलब x इज पॉजिटिव क्वांटिटी। यस नो? हाँ, ये हो सकता है वो प्रोडक्ट बनाएगी नहीं, तो आप 0 बोल सकते हो। ये तो नहीं होगा ना कि कहीं पड़ा होगा अपने यहाँ से दूसरे को दे दे, कह दे कि हमने -x प्रोडक्ट बनाया। हाँ जी ना जी, हाँ जी ना जी। Yes, sir. तो इतनी बात क्लियर है कि इनके नॉमेनक्लेचर क्लियर है। Yes, sir. ठीक है, अब x और y की वो वैल्यू, x और y की वो वैल्यू जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को सेटिस्फाई करती रहे अलग अलग तरीके से, तो ये हमारे जितने भी हैं इनको बोलते हैं डिसीजन वेरिएबल। क्या बोलते हैं? द वैल्यू ऑफ x एंड y known as डिसीजन वेरिएबल। मतलब इनकी वैल्यू बदलती रहेगी तो अलग अलग तरह के जेड आएंगे। यस नो? तो यही तो डिसीजन मन कर रहे हैं, तो ये हमें वो डिसीजन मानना है जो सारे कंस्ट्रेंट्स को फुलफिल करें। करेक्ट है? Yes. और इस जो पूरे सिनारियो में, ठीक है, ये जो प्रॉब्लम है इसको हम क्या कर रहे हैं, मैक्स और मिन, दिस इज नोन एज ऑप्टिमाइजेशन। ये पूरी प्रॉब्लम क्या है? ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। करेक्ट? Yes, sir. इतनी बात क्लियर? Yes. अब बात आती है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, ग्राफ बनाते हैं। पहला कैसा बताना? सुनो, x को 0 करोगे तो y 100, और y को 0 करोगे तो x 20। ठीक है, ठीक है। Yes, sir. x को 0 करोगे तो ठीक है,
ये हो गया 60,0, ये हो गया 20,0, 0,60, 0,100। ठीक, सुनो ध्यान से। पहली कंडीशन है कि 5x + y <100। कोई भी एक पॉइंट इसमें डाल के देखो जो तुम्हें दिख रहा हो आसानी से। अगर वो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता है इनइक्वलिटी को, तो उसकी तरफ बनाओ, नहीं करता है तो उसके अपोजिट तरफ बनाओ। जैसे एग्जांपल के लिए ये कौन सा पॉइंट है, 0 0 है, Yes, sir. तो बेटा 0 + 0 <100 करेक्ट है या रॉन्ग है? करेक्ट है या रॉन्ग है? तो करेक्ट है क्योंकि करेक्ट है, तो इसकी तरफ बनेगा। इसकी तरफ बनने का मतलब हुआ, आ रही बात समझ में? यस सर। इसी तरीके से दूसरे वाले में भी 0 0 डाल के देखो, सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ जी, तो उसकी तरफ ही बनेगा। करेक्ट है। एक मिनट कलर बदल देता हूँ। हाँ जी ना जी। और x और y पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना ही रहना है। तो कौन सा डायग्राम बनाना, कौन सा डायग्राम बना? ये वाला डायग्राम बना, देखो। इससे भी नीचे, उससे भी नीचे, मतलब ऑरेंज कलर का रीजन, रेड कलर का रीजन, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, तो यही रीजन बनेगा। हाँ जी ना जी। यस Yes, sir. तो बच्चे, एक पॉइंट आया ए, एक पॉइंट आया बी, एक पॉइंट आया सी। सी पॉइंट कैसे निकालोगे? दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके, नहीं? अरे जो बाउंड्री है वो इक्वल टू का सिंबल है, और जो रीजन है वो लेस देन का सिंबल है। ठीक है, जब लेस देन या ग्रेटर देन होता है तो रीजन बनता है, और इक्वल टू का सिंबल होता है तो बाउंड्री बनती है। यहाँ दोनों चीजें बनी है, इसलिए रीजन भी बना हुआ है और बाउंड्री बनी हुई है। तो जहां पे दोनों बाउंड्री काट रही है वो पॉइंट कौन सा है, जहां पे दोनों मीट कर रहे हैं? यस नो? तो 4x = 40, तो x की वैल्यू आ गई 10, और x की वैल्यू 10 डालो तो y की आएगी 50। 10,50 है। यस नो? हाँ जी ना जी। यस ठीक है, तो ये जो रीजन आया बच्चे, दिस रीजन इज नोन एज फिजिबल। कौन सा रीजन है? फिजिबल रीजन। आ रही बात समझ में? इस रीजन का नाम क्या होता है? फिजिबल रीजन। ठीक है, यस और ये आपके ऊपर चॉइस है कि आप कुछ भी यहां से चूज कर सकते हो, यानी कि आप कोई भी फिजिबल चॉइस चूज कर सकते हो। क्या लिखेंगे हम? each point of this region represent feasible choice। ठीक है जी।
क्लियर? Yes, sir. And every solution known as feasible solution. इसका हर सॉल्यूशन क्या कहा जाता है? feasible solution. क्लियर? हाँ जी ना जी, Yes, Yes, sir. ठीक है। ठीक, इतनी बात समझ में आई? yes, ए बी सी ओ आर कॉर्नर पॉइंट। क्या बोलेंगे ना? कॉर्नर पॉइंट। क्लियर? yes, ठीक है। और जो भी रीजन इस रीजन के अलावा है उसको बोलेंगे रीजन अदर देन feasible region is known as infeasible region. क्लियर? yes, sir. ठीक। अब बात आती है कॉर्नर पॉइंट का क्या काम है। देखो, ये जो रीजन आया है ये रीजन सारी बातों को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन बाउंड्री की जो कंडीशंस है ना, उन कंडीशंस पर एक बात ट्रू होती है, और जहां पर पॉइंट आ रहा है ना वहां पर दो दो बातें ट्रू हो रही है। जैसे पॉइंट ओ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो बाउंड्री मीट कर रही है, यानी कि दो कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई हो रही है। इस तरीके से एक्स एक्सिस और जो एसी लाइन है वहां पर ए पर दो जगह दो दो लाइनें मीट कर रही हैं, यानी कि वहां पर दो लोगों की बातें एक जैसी हैं। बी पॉइंट पर जो बीसी है और एसी है वो दोनों लाइनें मीट कर रही हैं, यानी वहां पर दो बातें मीट कर रही हैं। सिमिलरली सी पॉइंट पर भी दो बातें मीट कर रही हैं, यानी कि वहां पर दो लोगों की सेम एक ही बात पर सहमति है। तो हमें सारे कॉर्नर पॉइंट पे काम करना है, क्योंकि बाकी बीच के जो पॉइंट है वहां पे किसी की सहमति है, किसी की नहीं है, किसी की ज्यादा है, किसी की कम है, लेकिन कॉर्नर पॉइंट पे कम से कम दो लोगों की एग्जैक्ट सहमति है ना। बाकी लोगों की थोड़ी सी डाइसी डाइसी है, क्योंकि लेस देन ग्रेटर देन का रीजन है ना, लेकिन बाउंड्री दो लोगों की सीधी सीधी सहमति है ना। Yes, sir. ठीक है, तो अब इसका करना क्या है कॉर्नर पॉइंट का। तो जैसे हमें कॉर्नर पॉइंट मिले इसकी हम एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, इसकी टेबल बनाएंगे हम। यहां पर लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट। ठीक है,
और यहाँ पर लिखेंगे हम मैक्स जेड। कितना था मैक्स जेड? कितना था? आई बात सुनने? Yes. हाँ जी ना जी। ठीक ठीक। Yes. चलो बताओ क्या क्या कॉर्नर पॉइंट है। एक तो 0 0 है, दूसरा 20 0 है, 0 60 है, 10 50 है। करेक्ट है। Yes, sir. 0 0 पे वैल्यू कितनी है जेड की? 0। ठीक है, मैक्स जेड नहीं लिखो Yes. यहाँ पे। ठीक है, 20 0 पे कितनी आई? 5000। 0 60 पे कितना आया? 750 नहीं, 50 इंटू 2 150, 150 3 4 4050। यस नो? हाँ जी ना जी। और नेक्स्ट कितना आया? 2500 हुआ गया। सिक्स टू 50। यस नो? दिस इज व्हाट? मैक्स। सबसे ज्यादा नहीं है? Yes, sir. हाँ जी ना जी बोलो। Yes, sir. सो feasible optimum solution of this problem is x is equal to कितना? 10 and y is equal to कितना? 50। करेक्ट है जी। Yes, sir. सर सिर्फ कॉर्नर के ही देखने हैं। सिर्फ कॉर्नर के देखने हैं। और ये जो रीजन है, ये कौन सा रीजन बोलते हैं? बाउंडेड रीजन है ना, कहीं से खुला हुआ नहीं है ना? तो ये जो प्रोसीजर हम यूज कर रहे हैं सिर्फ बाउंडेड के लिए यूज कर रहे हैं। अगर अनबाउंडेड हुआ तो उसके लिए थोड़ी डिफरेंट कंडीशन है, उसको हम बाद में चेक करेंगे। ठीक है, Yes. ओके जी। Yes, sir. यहाँ तक नोट हो जाए तो बता देना, फिर हम दूसरी प्रॉब्लम करेंगे। समझ में आगे क्या क्या करना है? तो सबसे पहला काम करना है, अगर वर्ड प्रॉब्लम है तो पहले आपको ये कंस्ट्रेंट्स बनाने हैं। जब सब्जेक्ट कंस्ट्रेंट्स बन जाएंगे उसके बाद आपको ये देखना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका क्या है,
जब ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिल गया तो फिर आपको सबको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, यानी 2 नंबर मिलेंगे आपको इक्वेशन बनाने के, 2 नंबर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के, और 2 नंबर आपको मिलेंगे कॉर्नर पॉइंट और रिजल्ट बताने में। पहले 6 नंबर में प्रॉब्लम आती थी। अब 5 नंबर की है तो ग्राफ बनाने के 2 ही मिलेंगे, ठीक है। या फिर 2 छोटे-छोटे क्वेश्चन पूछेगा आपसे, एक में आपको इक्वेशंस दे देगा, कह देगा सोल्यूशन बता दो, 3 नंबर क्वेश्चन वहां बना देगा, और दूसरा क्वेश्चन आपको दे देगा, कहता है सिर्फ इक्वेशन बना के छोड़ दो, तो 2 नंबर वहां से दे देगा, तो यू विल गेट 5 मार्क्स। क्योंकि पार्ट 1 पार्ट 2 करके भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार, क्वेश्चन एक ही होगा लेकिन उसके अंदर 2 पार्ट होंगे, पार्ट 1 पार्ट 2, उसकी मार्किंग बदल देगा वो, ठीक है। सर अब तो मल्टीपल चॉइस वाले पेपर में होगा ना? मल्टीपल चॉइस आएगा तो उसमें आपसे सीधा पूछेगा ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिजिबल सॉल्यूशन, या फिजिबल रीजन क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है, ट्रेपेजियम बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, पेंटागन बन रहा है, क्या बन रहा है, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है ना। डायग्राम देख के बताओ ना, जैसे इसमें क्या बना, ट्रेपेजियम नहीं, सिंपल क्वाड्रिलेटरल बना है, नहीं। यस सर। कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होगा ट्रेपेजियम भी बन सकता है, ऐसे पूछ लेगा कि इसका फिगर कौन सा बन रहा है, फिजिबल रीजन इन द शेप ऑफ, ऐसे पूछ लेगा, ठीक। तो आपको इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे नहीं, जनरली किताबों में ढूंढोगे, मैं सेंड कर दूंगा आपको, ठीक है। यस सर। चलिए अगला करें। यस सर। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, एनसीईआरटी। तो अगर आपको एनसीईआरटी खोलना है तो खोल लीजिए, नहीं खोलना है तो मैं तो क्वेश्चन दिखाई दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये है, सॉल्व फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। मिनिमाइज जेड, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, 200x 500y, करेक्ट है। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स क्या है, कंस्ट्रेंट्स ये है कि x प्लस 2y जो होना चाहिए ग्रेटर देन 10 होना चाहिए, और 3x प्लस जो 4y है वो लेस देन 24 होना चाहिए, और नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स है ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये है क्वेश्चन, इतनी बात क्लियर। डायग्राम यहीं पे बना दूं, चलो। सबसे पहली बात है x प्लस 2y 10, यानी कि x को 0 करने पे y आएगा 5, 5 यहां पर ले लेता हूं, ठीक है। ये हो गया 5, 0,5, ठीक है। और y को 0 करने पे x आएगा 10, नहीं गलत कर दिया ना मैंने, यहां पर लेना चाहिए। तो ये हो गया 10,0, मतलब 1 सेंटीमीटर को मैंने 2 यूनिट मान लिया, ठीक है ना। हाँ जी ना जी, यस सर। ठीक। अब इसमें क्या कह रहा है कि ग्रेटर देन जी 10, मतलब कोई भी पॉइंट एक डाल के देख लो जो आपको दिखाई दे रहा है। मेरे को 0 0 दिखाई दे रहा है, 0 0 डालना, तो 0 0 डालने में सेटिस्फाई कर रहा है क्या, नहीं। 0 इज नॉट ग्रेटर देन 10, मतलब 0 की तरफ नहीं, 0 के अपोजिट तरफ बनेगा, यस नो। यस इतनी बात क्लियर। Yes, sir. दूसरी वाली क्वेश्चन बनाते हैं, 0 डालने पर आ जाएगा 6, 6 बोले तो इधर, और दूसरे वाले को 0 डालने का मतलब है 8 3 24, 8 मतलब यहाँ, है ना। ठीक, 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, कर रहा है, करेक्ट।
हाँ जी ना जी, यस सर। तो दोनों के बीच का पार्ट ये आया नहीं? हाँ जी ना जी, यस सर। हेलो जी बच्चे जी। हम्म 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 7, 7:15 के बाद बात करें बच्चे? तब तक आप फिर और तैयारी कर लो, और क्या करेंगे। हम्म जी, कोई बात नहीं। हाँ जी, ये आया रीजन नहीं आया? यस। तो ये 0, हो गया 6, ये हो गया 8, 0। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट आगे बताओ। ये पॉइंट ढूंढो कौन सा है तो दोनों जगह सॉल्व हो रहा है। करो सॉल्व दोनों को। क्या आएगा? 4, 3। हाँ जी ना जी, यस। दोनों को सॉल्व कर लिया। कॉर्नर पॉइंट मिल गया आपको सारे? यस। ठीक है, कॉर्नर पॉइंट 0, 0 नहीं, 0, 0 तो है ही नहीं इस बार कॉर्नर पॉइंट। 0,5 है नहीं? Yes. 0,6 है, 4,3 है नहीं? जेड क्या है? 200x + 500y। 2500, 3000, 1200 और 1500, 2700, ये आएगा। सबसे मैक्सिमम कहाँ पर है? हेलो। सर लास्ट वाले का 20। ठीक 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 ठीक। हाँ जी बच्चे कुछ बोल रहे हैं? सर लास्ट वाले का 2300 आएगा ना? कहाँ पर? 4,3 जब पुट करेंगे तो 800 + 1500 आएगा। एक सेकंड रुकना बच्चे। हाँ, आप बताओ क्या कह रहे हो। 5 करने पे 2500 आएगा, 6 करने पे 6 पंजे 3000 आएगा, और 4 रखने पे 4 दूनी 8, और 8 और 15 23 आएगा। सही कह रहे हो। ठीक है, तो मैक्स कौन सा हुआ? ये वाला हुआ। क्वेश्चन मैक्स पूछा था, मिन पूछा था? तो मिन। अगर मिन पूछ रहा है तो हुआ लास्ट वाला आंसर। सो फिजिबल सोल्यूशन
करेक्ट है एज पर क्वेश्चन, क्योंकि हमसे मिनिमम पूछा गया था क्वेश्चन में, ठीक है ना। Yes, sir. तो मैक्सिमम क्यों करें, ठीक। तो ये जो रीजन आया है ऑरेंज कलर का, दिस इज फिजिबल रीजन। जो पॉइंट है वो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, ठीक है। जो बाहर का रीजन है जो काम का नहीं है वो इनफिजिबल रीजन है, उसमें जो एक्स आ रहे हैं वो इनफिजिबल सोल्यूशन है, ठीक है। कोई भी एक्स वाई आप जो ले रहे हो इस रीजन के अंदर वो फिजिबल चॉइस डिसीजन है आपका, ठीक है। एरिया आपका क्योंकि बाउंडेड है चारों तरफ से, इसलिए इसका नाम बाउंडेड एरिया हो जाएगा। जो ग्राफ है वो बाउंडेड हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि अनबाउंडेड हो गया तो क्या करेंगे, अगर इफ देयर इज अनबाउंडेड इन दैट केस व्हाट हैपन, अगर अनबाउंडेड हुआ तो क्या होगा। तो उसके लिए एक एग्जांपल आप दिखा देते हैं आपको, ठीक है। तो उसके लिए आप अपने एनसीईआरटी के एग्जांपल नंबर 4 देखिए। ये नोट हो गया है। Yes, sir. The next page. Next page. डन। Yes, sir. अच्छा, आप एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए अपनी एनसीईआरटी से। मैं लिख देता हूं फिर भी। क्या है, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है 50x और 20y है, ठीक है। और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट हाँ जी, हाँ जी। चलिए पहले इसका ग्राफ बनाते हैं, तब पता चलेगा कहानी क्या है। हाँ जी, x को 0 करने पे y आ रहा है 5, और y को 0 करने पे x आ रहा है -5/2, ऐसा कुछ, ठीक है। ये कौन सी लाइन हो गई, ठीक। x को 0 करने पे y आ रहा है -4, ठीक है। और y को 0 करने पे x आ रहा है 6।
नीचे से लाइन आ रही होगी, ठीक है। Yes, sir. ये है 6,0, ये है 0, ठीक है। हाँ जी ना जी। Yes, sir. अच्छा, इसके बाद इसके बाद 3x प्लस वाई का कर लेते हैं। y0 तो x1 और x0 तो y3। ठीक है। Yes, sir. और कौन सा बचा? सारे हो गए? सारे हो गए। चलो, तो पहले वाले में कह रहा है ग्रेटर देन 0 डाल के देखना सेटिस्फाई कर रहा है। पहले वाले में जरूरी नहीं सब में 0 डालना है, 0 वाला पॉइंट पता है तुम्हें कहां पर है, तो इसलिए तुम जल्दी जज कर सकते हो। जिसमें नहीं 0 दिख रहा हो या 0 से नहीं समझ में आ रहा है आपको सही है कि गलत है, उस केस में आप कुछ और पॉइंट ले लेना। करेक्ट है, जो दिख रहा हो आपको इजिली उसकी तरफ बनाना है कि उसके नहीं बनाना है। तो 0 डाल के देखना, तो 0 इज ग्रेटर देन -5। करेक्ट है, यानी 0 की तरफ बनेगा। करेक्ट है। हाँ जी ना जी। Yes, sir. इसके बाद 3x प्लस वाई ग्रेटर देन 3, 0 डालो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी 0 से बाहर की तरफ। हाँ जी ना जी। Yes, sir. और तीसरी वाली लाइन कौन सी है? उसमें 0 डालो सेटिस्फाई कर रहा है, यानी 0 की तरफ। तो सब में कॉमन पार्ट जो देखोगे ना कौन सा आ रहा है? दिस इज व्हाइट वन। सबका कॉमन पार्ट देखो ये आ रहा है। अनबाउंडेड रीजन, ठीक है जी। ठीक है। Yes. Yes. अब ये अनबाउंडेड रीजन बनने से क्या हो गया? कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि आंसर क्या है कि कॉर्नर पॉइंट पूरे नहीं है हमारे पास। यस नो? Yes, sir. उसका क्या उपाय है करने का फिर? कहानी बदलने वाली है। सीपी कॉर्नर पॉइंट, जेड कितना था? -50x 20y, ठीक है जी। बोलते हो कॉर्नर पॉइंट 1,0, 6,0, 0,3, 0,5। करेक्ट। Yes, sir. ठीक है, पुट करो पहला वाला -50, दूसरा वाला -300, तीसरा वाला 60, इसके बाद 100। मीन कहां पर आया? यहाँ पर। मीन ही तो चाहिए हमें। अब बेटा बाउंड्री पॉइंट आने से ये पता चल जाता है कि ये आंसर है, लेकिन रीजन खुला हुआ है। इसका मतलब सो मैनी पॉसिबिलिटी। हाँ जी ना जी। Yes, sir. यानी कोई ऐसा एक्स वाई भी मिलेगा जहां से आंसर बहुत ज्यादा नेगेटिव भी आ सकता है ना, क्योंकि रीजन खुला हुआ है।
और जब रीजन खुला हुआ है तो सो मेनी पॉसिबिलिटी। इसका देयर इज ए पॉसिबिलिटी, क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि -50x प्लस 20y लेस देन -300 मे बी। आ रही बात समझे? Yes, sir. किसकी बात कर रहा हूँ? इसकी बात कर रहा हूँ। ये जो जेड है ये इससे भी कम हो सकता है क्योंकि रीजन अनबाउंडेड है। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका भी ग्राफ बनाएंगे। बनाओ इसका ग्राफ, बनाओ। 10 से डिवाइड कर दो। पहले तो 5x -2y प्लस माइनस का 30 ग्रेटर देन 0। करेक्ट है? इनइक्वालिटी रिवर्स कर दी। Yes, sir. इसकी भी नंबर लाइन बनाइए, इसकी यहां बनेगी। दिखा? कौन सी लाइन है ये? हरिवसन में? Yes, sir. ठीक है, क्या कह रहा है बताइए ये? 5x - 2y - 30 इज ग्रेटर देन 0। अगर x और y को 0 0 डालोगे तो -30 0 से बड़ा नहीं होता है, इसका 0 0 की तरफ सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसकी ये वाला रीजन बनेगा इसका। देखो Yes, sir. ये बताइए, जो रीजन आपने अभी बनाया है और जो रीजन पहले से आया था उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है कि बहुत कुछ कॉमन है? एक अनबाउंडेड रीजन आपने पहले से बनाया था और एक अभी आपने कंडीशन एज्यूम करके एक और बनाया। क्या दोनों में कोई रीजन कॉमन है? Yes, sir. है। इसका ना देयर आर मोर पॉसिबिलिटी, और भी ज्यादा पॉसिबिलिटी हैं। अगर कॉमन रीजन नहीं आता, इसका मतलब अब जो आप बात बोल रहे हो बात गलत हो गई, क्योंकि अगर रीजन कॉमन नहीं आ रहा है मतलब अब जो बात बोल रहे हो गलत हो रही है ना। क्योंकि कॉमन आने का मतलब ये संभव है। कॉमन मतलब आप जो बात बोल रहे हो किसी से मैच ही नहीं कर रही है, इसका मतलब आप जो बात बोल रहे हो सिर्फ आप ही बोल रहे हो। लेकिन अगर आप जो बात बोल रहे हो किसी और की बात से भी मैच कर रहे हैं, इसका मतलब आप जो सोच रहे हो कोई और भी सोच रहा है, इसका मतलब गलत नहीं है। यस नो? Yes, sir. इसी तरीके से आपने जो इनइक्वलिटी बनाई और जो क्वेश्चन का रीजन आ रहा है, दोनों में कुछ ओवरलैपिंग हुई है। ओवरलैपिंग हुई है, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट्स हैव मोर xy वेयर इट इज वेयर इट कैन बी मिनिमाइज, जहां पर ये और भी ज्यादा मिनिमाइज हो सकती है। क्लियर? Yes, sir. तो हम क्या लिखेंगे इस बात से? देयर इज overlapping जी जी क्या कह रहा है? हम्म, कुछ कह नहीं सकता बच्चे। वेट करो 10 मिनट, ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। होना चाहिए मेरे ख्याल से। एक काम करो, सबके स्क्रीनशॉट ले लेना। हाँ जी, देर इज ओवरलैपिंग so no minimum value exists. हम्म हम्म
सबमिट तो करो, देखो थोड़ा देर, देखते हैं, 10 मिनट वेट कर लो। नो मिनिमम वैल्यू, देयर इज ओवरलैपिंग इन रीजन, सो नो मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट, मतलब इस क्वेश्चन में कोई मिनिमम वैल्यू नहीं आएगी। करेक्ट है जी? Yes, sir. अगर ओवरलैपिंग नहीं होती रीजन की तो हम कह देते कि जो जगह पे ये काम हुआ है वही मिनिमम वैल्यू, जिस जगह पे ये काम हुआ है वही मिनिमम वैल्यू, यानी कि 6,0 विल बी मिनिमम वैल्यू। लेकिन क्योंकि अभी रीजन ओवरलैप हो रहा है इसलिए कोई मिनिमम वैल्यू नहीं है। मतलब देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटी ऑफ एक्स एंड वाई वेयर इट कैन बी मिनिमम, है ना? क्योंकि रीजन ओवरलैप करने का मतलब है इससे भी लेस संभव है, क्योंकि मैंने इनइक्वालिटी क्या बनाया था, इससे भी कम हो सकता है, डायग्राम बनाया और वो बात मेरी सच हो गई। यस नो? Yes, sir. नोट कर लीजिए, ये डायग्राम भी थोड़ा सा अलग से यूनिक थोड़ा स्टाइल बना लीजिए। आप तो एक ही पेन यूज करोगे एग्जाम में, पेंसिल से बना, देखो वो तो आपको समझाने के लिए इतने सारे रीजन बना रहा हूँ, आप तो सिर्फ एक ही रीजन बनाया करो जो कॉमन है सब में, है ना? वो तो मैंने आपके समझने के लिए पीला, नीला, लाल, ऑरेंज सब बना दिया। आपको तो फाइनली जैसे मैंने व्हाइट कलर का रीजन बनाया था ना, बस वही बनाना है। ठीक, Yes. इतनी बात क्लियर? Yes, sir. अब नेक्स्ट बात आती है कि मान लो रीजन कॉमन ही नहीं हुआ तो नो सॉल्यूशन। रीजन कॉमन नहीं हुआ तो जैसे अलग अलग आपने रीजन बनाए सबके, कोई रीजन ही कॉमन नहीं आ रहा है, इसका मतलब सब अपनी अपनी चला रहे हैं, जब अपनी अपनी चला रहे हैं कोई काम होगा ही नहीं। यस नो? Yes, sir. सारे रीजन का ओवरलैप होना जरूरी है, तभी कॉमन रीजन आएगा, तभी मिनिमम या मैक्सिमम आएगा। तो पहली एक्सरसाइज जो है आपकी 12.1 वो आप लोग कर लेंगे, उसमें बनी बनाई क्वेश्चन है, सॉल्व करना है सबको। ठीक है जी? Yes, sir. अब आपके जो बुक है उस बुक के अनुसार, उस बुक के अकॉर्डिंग आपको डिफरेंट टाइप की लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दी गई है। नॉमेनक्लेचर से कोई मतलब नहीं है, प्रॉब्लम कोई भी एग्जाम में आ सकती है। आपको बस वो उन्होंने कुछ एग्जाम्पल लेके समझाया है कि इसका रियल लाइफ में क्या इंटरप्रिटेशन है। ठीक है? बढ़ाऊं आगे? डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, कि किसी कंपनी में कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है ना, उसकी कॉस्ट इतने से ज्यादा नहीं आनी चाहिए, सारे प्रोडक्ट बना लो, ठीक है, इतने आदमी से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, ऐसे करके प्रॉब्लम होती है ना। डाइट प्रॉब्लम हो गई कि भाई डॉक्टर ने आपको एक डाइट चार्ट बताया और ये बोल दिया कि भाई इतने यूनिट से ज्यादा आपको विटामिन नहीं लेना है, ये वाला, इतने यूनिट से कम ये वाला विटामिन नहीं लेना है, लेकिन खर्चा सिर्फ इतना ही करना है। नहीं समझ में आ रही बात? Yes. जैसे आप एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए, ठीक है? एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए, अपनी अपनी एनसीईआरटी में है।
देख लिया? Yes, sir. पढ़िए, लिखा है ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मेक्स टू मॉडल ए एंड बी ऑफ प्रोडक्ट। वो अपने दो प्रोडक्ट बनाती है, एक प्रोडक्ट का नाम है ए और एक प्रोडक्ट का नाम बी। ईच पीस ऑफ मॉडल ए रिक्वायर्स 9 लेबर आवर्स फॉर फैब्रिकेटिंग and 1 labor hour for finishing. Each piece of model B requires 12 labor hours for the fabricating and 3 labor hours for the finishing. मतलब B प्रोडक्ट को बनाने में 12 घंटे लगते हैं, उसकी फिनिशिंग करने में 3 घंटे लगते हैं, ठीक है। और फॉर फैब्रिकेटिंग एंड फिनिशिंग द मैक्सिमम लेबर आर अवेलेबल 180 और 30। मतलब ये बोला गया है आप चाहे जैसे ही बनाइए प्रोडक्ट, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 180 मिनट या आवर्स, क्या लिखा आवर्स, 180 आवर्स से ज्यादा आपको मिलेंगे नहीं सामान बनाने के लिए, और 30 आवर्स आपको दे जाएंगे उसको फिनिश करके पैक करने के लिए। कह रही है कंपनी मेक द प्रॉफिट, कंपनी मेक द प्रॉफिट ऑफ ₹8,000 ऑन ईच पीस ऑफ ए मॉडल ए। मॉडल ए को बनाने में उससे 8,000 का प्रॉफिट होता है, मॉडल बी को बनाने में 12,000। कोई भी बंदा बाहर से ये देख के बोलेगा सब 12,000 जिसमें फायदा है वो ज्यादा बनाओ। यस नो? यस नो? हाँ या ना? Yes, sir. लेकिन 12,000 रुपए कमाने के लिए टाइम भी तो 12 घंटे का लग रहा है। हाँ जी ना जी, टाइम तो आपको लिमिटेड ही मिला है ना, Yes, उसी sir. लिमिटेड टाइम में करना है। फिर दूसरे के लिए फिनिशिंग टाइम कम है, ज्यादा है, और पहले वाले के लिए फिनिशिंग टाइम कम है। तो आपको लग रहा है एक प्रोडक्ट को बनाने में लगभग ऐसे समझ लो 13 घंटे लग रहे हैं, और उसमें दूसरे वाले में लग रहे हैं 10 घंटे। जिसमें 10 घंटे लग रहे हैं उसमें ज्यादा प्रोडक्ट बना सकते हो ना, मार्जिन थोड़ा कम सही लेकिन चीजें ज्यादा बिकेंगी ना। Yes, sir. ओके जी। Yes, sir. तो हाउ मेनी पीसेस ऑफ मॉडल ए एंड मॉडल बी। एप्पल कम प्रोडक्ट बेचता है लेकिन एप्पल सबसे बड़ी कंपनी है ना, और सैमसंग ज्यादा प्रोडक्ट बेचता है, छोटे महंगे इतने सारे टाइप के। तो सैमसंग एप्पल से थोड़ी छोटी कंपनी है। यस नो? Yes, ज्यादा sir. बेचती है बट लेकिन फिर भी छोटी है। क्लियर? हाउ मेनी पीसेस ऑफ मॉडल ए एंड बी शुड बी मैन्युफैक्चर्ड पर वीक टू रियलाइज द मैक्सिमम प्रॉफिट। क्या करना है हमें? चाहिए क्या हमें? प्रॉफिट ज्यादा चाहिए, है ना। और ये भी पूछ रहा है बताओ मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा। करेक्ट है, प्रॉब्लम समझ आ गई। Yes, sir. चलो, तो इसका मैं एक चार्ट बनाता हूँ समझाने के लिए। सुनो, इसमें ये कह रहा है ये प्रोडक्ट ए है, ये प्रोडक्ट बी है। नहीं, ये फैब्रिकेटिंग, ठीक है, मैं लिखा लेबर आर, ठीक है। Yes, sir. और ये फिनिशिंग, ठीक है। चलो सुनो, बताओ फैब्रिकेटिंग के लिए पहले वाले में कितना लगता है? 9 आवर। फिनिशिंग के लिए 1 आवर। दूसरे वाले में फैब्रिकेटिंग के लिए 12 आवर, फिनिशिंग के लिए 3 आवर। करेक्ट है? Yes, इतना sir. Yes, sir. कॉलम और बढ़ा देते हैं।
प्रॉफिट पहले में कितना हो रहा है, दूसरे में, करेक्ट? Yes, sir. कितनी बात क्लियर? इतनी बात क्लियर? Yes, sir. तो मुझे बताओ, लेट प्रोडक्ट ए x यूनिट, प्रोडक्ट बी y यूनिट। तो मुझे बताइए प्रोडक्ट ए बनाने में कितना टाइम लगा होगा? 9x। प्रोडक्ट बी बनाने में कितना लगा होगा? 12y। लेकिन जो भी मेरे पास फैब्रिकेटिंग के लिए टाइम है वो सिर्फ और सिर्फ 180 मिनट है। यस नो? 180 आर है। जिसे बोलेंगे फैब्रिकेटिंग कंस्ट्रेंट। कई बार समझे? ये फैब्रिकेशन करने के लिए कितना टाइम है? तो भैया पहले वाले प्रोडक्ट को बनाने में लगता है 9 आर, तो x यूनिट बनाओगे तो 9 इंटू एक्स, और y यूनिट बनाओगे तो 12 इंटू वाई। टोटल फैब्रिकेटिंग के लिए इतना ही टाइम मिल रहा है। ठीक, 1x 3y लेस देन कितना टाइम मिल रहा है? 30 आर। ये कौन सा है? फिनिशिंग आर कंस्ट्रेंट। ठीक है जी, क्लियर? आप बेटा जो भी बनाओगे प्रोडक्ट, वो कम से कम x यूनिट जो बनाओगे पॉजिटिव होना चाहिए। 0 प्रोडक्ट बनाओगे या 0 से ज्यादा बनाओगे? यस नो? क्या लिखोगे इसे? नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट। इतनी बात क्लियर है? Yes, sir. ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या आएगा? प्रॉफिट मैक्स करना है, मिन करना है? Maximum. बेटा x यूनिट बनाइए तो 8000 x तो ही आ जाएगा, और 12000 y नहीं आ जाएगा। करेक्ट है? Yes, sir. लो जी। करो रिज्यूम, करो 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 करो। सबमिटिंग। बाद में बात करता हूँ उसके साथ। ठीक है, ओके। Yes, sir. चलिए, तो इक्वेशन बना लोगे, अब तो सॉल्व ही कर लोगे ना बच्चे। तो मेन है इक्वेशन बनाना। क्लियर? तो आप पढ़ते आइए ना, पढ़ के ही आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन में। क्लियर? Yes, sir. नोट कर लो पहले से। सॉल्व नहीं करेंगे हम इसको, सॉल्व तो कर ही लोगे, सिखा दी ना सॉल्व करना तो मैंने। डन? चलो एक प्रॉब्लम और दिखाता हूं मैं आपको। डाइट प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग, कैसे खाएंगे पिएंगे। डन? Yes. Yes, sir. एग्जाम्पल नंबर देखिए आप 6।
ठीक है, डाइट प्रॉब्लम। मैं फिर से बोल रहा हूँ, नाम में कुछ नहीं रखा है, कंडीशन सब में सेम नहीं है। पढ़िए, कह रहा है ए डाइटिशियन विशेष टू मिक्स टू टाइप्स ऑफ फूड, दो तरह के फूड को मिलाना चाहता है, सच ए वे दैट विटामिन कंटेंट ऑफ द मिक्सचर कंटेन एट लीस्ट 8 यूनिट ऑफ विटामिन ए। इस तरह का मिक्सचर बनाना चाहता है कि जो मिक्सचर हो उसमें कम से कम 8 यूनिट विटामिन ए हो। क्या हो? विटामिन विटामिन ए जो भी कुछ हो वो 8 से बड़ा हो। यस नो? इसी तरीके से एंड देन यूनिट विटामिन सी, और विटामिन सी 10 यूनिट। करेक्ट? करेक्ट? Yes, sir. नंबर एक बात, नंबर एक बात, ठीक। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है फूड वन कंटेन 2 यूनिट पर केजी विटामिन ए, मतलब जो फूड वन खरीदोगे ना मार्केट से, उसमें से 2 ही यूनिट विटामिन ए है 1 केजी में। तो आपको जितना विटामिन खाना होगा मैं केजी खरीद लो। क्लियर? और विटामिन सी 1 यूनिट पर केजी है, फूड 2 जो है वो 1 यूनिट पर केजी विटामिन ए है, 2 यूनिट पर केजी विटामिन सी है। कह रहा है इट्स कॉस्ट इज 50 रुपए। डॉक्टर ने कह दिया कि प्लेटलेट्स बढ़ाओ, कीवी खानी है, तो एक एप्पल खाने में 10 रुपए खर्च होते हैं, एक कीवी खाने में 40 रुपए खर्च होते हैं। तो लोग के सोचेंगे यार हम 4 एप्पल खा लेते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि 4 एप्पल खाने हैं, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपके 40 रुपए खर्च होते हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि जिस काम के लिए आपको कीवी खाना है उसके लिए आपको 40 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो डाइटिशियन की बात को भी सुनना है कि विटामिन भी लेना है और खर्चा भी देखना है। तो इस समय हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमारा प्रॉब्लम है इस बात पे फोकस है कि पैसे हमारे कैसे कम खर्च हों, क्योंकि विटामिन तो हमें पूरे लेने हैं लेकिन पैसे कम खर्च करके लेना है, तभी हमारा प्रॉफिट होगा ना। क्योंकि सिर्फ विटामिन खाने से मतलब है, फिर तो पैसे कितने भी लगा दो। डॉक्टर भी क्यों इंपॉर्टेंट है? दुनिया के सबसे मशहूर डॉक्टर से अपना इलाज कराओ। हम अच्छा और सस्ता डॉक्टर ढूंढते हैं, और हम अच्छा और सस्ता विटामिन वाला फूड ढूंढते हैं, हम अच्छा और सस्ता घरेलू उपाय ढूंढते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट होता है कम पैसे में हम रिकवर हो जाएं। सिर्फ रिकवर करना है अगर सबका लक्ष्य होता तो हर कोई सीधे बड़े अस्पताल की तरफ भागता। करेक्ट है? Yes, sir. इस क्वेश्चन में भी यही कहा जा रहा है कि 50 रुपए पर केजी फूड वन है और 70 रुपए पर केजी फूड टू है। तो आप देखिए टेबल सोल्यूशन में आपको बना के दिखाई गई है, ठीक है, मैं बना देता हूँ टेबल। देखिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। 8 यूनिट विटामिन ए की 10 यूनिट है ना। ठीक है, लेकिन फूड वन में जिसको हम एक्स केजी मान रहे हैं और फूड टू में जिसको हम वाई केजी मान रहे हैं, तो फूड वन में विटामिन ए कितना है एज पर द क्वेश्चन? 2 यूनिट है ना। और विटामिन सी कितना है? 1 यूनिट। इसमें 1 यूनिट, इसमें 2 यूनिट, कितने में? पर केजी। हाँ जी ना जी। Yes, sir. ठीक। और कॉस्ट ऑफ द फूड क्या है? फूड वन की कॉस्ट है 50 रुपए, दूसरे वाले की 70 रुपए। करेक्ट है? Yes, sir.
हाँ जी, ना जी, बनाए फिर। पहले बनते हैं विटामिन, विटामिन वाइटामिन क्या बोलते हैं, वाइटामिन बोलते हैं, वाइटामिन ए कंस्टेंट्स क्या होगा, विटामिन ए का कंस्टेंट होगा 2 यूनिट एक्स वाले फूड में, 1 यूनिट वाई वाले फूड में, जो भी मिलना चाहिए वो 8 यूनिट से ज्यादा मिलना चाहिए। फिर विटामिन सी कंस्टेंट्स, तो पहले वाले में 1 यूनिट, दूसरे वाले में 2 यूनिट, जो भी कुछ है वो 10 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद है एक्स 0 से बड़ा होना चाहिए, वाई 0 से बड़ा होना चाहिए, क्या, अरे कम से कम कोई भी फूड खरीदोगे तो 0 kg तो खरीदोगे ना, कि अपना घर से दे के चले जाओगे, बोलोगे माइनस में खरीद लिया। हमारी बात समझ में? Yes, sir. ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है आपका पूरा काम करने का, विटामिन तो लेने हैं, मजबूरी है, लेकिन ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, मिनिमाइज जेड, कॉस्ट को मिनिमाइज करना है ना। 50 रुपए का एक्स केजी, 70 रुपए का वाई केजी, तो एक्स और वाई ऐसे लो कि कम पैसे खर्च हो, बट 8 यूनिट विटामिन नहीं मिलना चाहिए, उससे ज्यादा मिल जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम नहीं मिलना चाहिए, और 10 यूनिट विटामिन सी मिलना चाहिए, उससे कम नहीं ले सकते, यस नो। Yes, sir. बन गया डाइट प्रॉब्लम। और सबसे ज्यादा जो इसमें इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जिससे लोग डरते हैं, मेरे को तो ये नहीं समझ डरते क्यों है, मैं दिखाता हूँ आपको, डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। जिसको जाना है भाई चला जाए, क्योंकि मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद ही लेक्चर खत्म करूंगा। एक प्रॉब्लम और करानी है, इसके बाद एक रैंडम प्रॉब्लम उठा लेते हैं, ठीक है। चलिए आप अपना पेज नंबर देखिए, 500 523 देखिए, 52 देखिए पेज नंबर, एग्जाम्पल नंबर 11, क्या है, प्रॉब्लम का नाम है ट्रांसपोर्टेशन। इससे लोग बड़ा डरते हैं, पता नहीं क्या है इसमें, ट्रांसपोर्टेशन वाला। आप मान लीजिए फ्रिज बेचते हो, क्या करते हो, क्या करते हो, Yes. फ्रिज बेचते हो। अब फ्रिज बेचते हो तो अगर आप पंजाब से मंगाते हो तो आपको फ्रिज सस्ता पड़ता है, सॉरी, पंजाब से मंगाते हो तो फ्रिज महंगा पड़ता है, अब दिल्ली से मंगाते हो तो फ्रिज सस्ता पड़ता है, क्योंकि पंजाब से मंगाते हो तो आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम देनी पड़ती है, दिल्ली से मंगाते हो तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा देनी पड़ती है। इससे आपको क्या फर्क पड़ता है कि आप पंजाब से मंगा रहे हो कि दिल्ली से मंगा रहे हो, फर्क इस बात से पड़ता है कि अल्टीमेटली आपको ज्यादा प्रॉफिट जहां से मंगाने में होगा आप वहीं से मंगाओगे, यस नो। Yes, sir. लेकिन समटाइम प्रॉफिट इंपॉर्टेंट होता है कि कुछ और भी इंपॉर्टेंट होता है, क्या इंपॉर्टेंट होता है, मान लीजिए आप 5 आइटम दिल्ली से मंगाओगे आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा, लेकिन कुछ रूल ऐसा है कि 4 तक मंगाओगे तो टैक्स कम लगेगा, 4 से ऊपर मंगाओगे तो टैक्स ज्यादा लगेगा, तो फिर कहाँ से मंगाना पसंद करोगे, पंजाब से, पंजाब से लेकिन ट्रांसपोर्ट महंगा मिल रहा है, तो बात वही हो जाएगी, तो ऐसा करोगे कॉम्बिनेशन मंगा लेते हैं, 3 दिल्ली से मंगा लेते हैं, 2 पंजाब से मंगा लेते हैं, ओवरऑल अगर आपने 100 रुपए भी एक्स्ट्रा बचा लिया तो वो भी आपका प्रॉफिट ही हुआ ना।
हाँ जी ना जी, Yes, sir. ये आपकी हेडेक थोड़ी ना कि कौन चढ़ाएगा कौन उतारेगा। आपको तो सिर्फ ये देखना है कि ऑर्डर कहाँ से करना है, रास्ते का टैक्स की व्यवस्था करना है, बाकी सब उनका काम है, वो चढ़ाएंगे उतारेंगे सब। आपके प्रीमाइसेस तक चीज पहुंचेगी, आप बेच दोगे मार्केट में। जब टोटल खर्चा निकालोगे, आना जाना खाना पीना रहना सब निकालोगे, तो 100 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाएगा। तो आप वही काम करना पसंद करोगे ना, रादर देन के एक ही जगह से। हर कोई तो ऐसे नहीं सोचता ना, घाटा करके काम करो ताकि पहले नाम बने मार्केट में, है ना। कोई घाटा भी करता है तो Yes, उसके पीछे बड़ा प्रॉफिट छुपा होता है ना। yes, sir. है ना, जियो ने फ्री में सिम दिया 1.5 साल तक, तो फायदा भी तो उसी को हुआ ना। जब उसने पहला प्राइम रिचार्ज कराया तो वो पैसा उसको मिला जिसका कोई प्रोडक्ट ही नहीं यूज कर रहा कोई। तो उसको पता चल गया ना मेरे जेन्युइन कस्टमर कितने हैं। प्राइम रिचार्ज करने का मतलब है जेन्युइन कस्टमर कितने हैं। यस नो। Yes, sir. चलो, तो अब देखते हैं इस प्रॉब्लम में क्या करना है। देयर आर टू फैक्ट्रीज लोकेटेड, वन एट प्लेस पी एंड अनदर एट क्यू। एक पी पे लोकेटेड है और एक क्यू पे लोकेटेड है, करेक्ट है। दो फैक्ट्री है। फ्रॉम दीज लोकेशन ए सर्टेन commodity is to be delivered to each of the 3 डिपो situated at ABC। मतलब इनके 3 डिपो हैं जहां पे ये माल भेजेंगे, ठीक है। ए Yes, बी सी, है ना। द वीकली रिक्वायरमेंट ऑफ द डिपो इज रिस्पेक्टिवली 554। इनकी रिक्वायरमेंट कितनी है? 554 इसकी रिक्वायरमेंट, ठीक है। ऐसे नहीं yes, देखो, sir. रिक्वायरमेंट है इनकी, ठीक है। और ये बनाते भी फिर इतने ही होंगे, 14 यूनिट। द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द फैक्ट्री पीक्यू इज 8 एंड 6 यूनिट। इसकी 8 यूनिट है, इसकी 6 यूनिट है, नहीं। Yes, sir. ओके जी। फिर लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन दे रखी है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दे रखी है। ठीक है, Yes, sir. फ्रॉम टू, ठीक। अच्छा, अब सुनिए, पी ने कितना भेजा ए को नहीं पता, मैंने मान लिया कि एक्स यूनिट भेजा है। पी ने बी को कितना भेजा है? वाई यूनिट। डेफिनेटली इसको कितना भेजा होगा? 8 माइनस एक्स माइनस वाई, करेक्ट है। Yes, sir. अच्छा, क्यू ने इसको कितना भेजा होगा? अगर उसने एक्स भेज दिया है तो उसने 5 माइनस एक्स ही तो भेजा होगा, क्योंकि दोनों को मिलके 5 यूनिट पहुंचाना है। हाँ जी ना जी। Yes, sir. 5 माइनस वाई बचा हुआ 6 माइनस, ठीक है। Yes, sir.
नहीं क्लियर? क्लियर 4 यूनिट चाहिए था ना, तो 4 यूनिट चाहिए था बच्चे, इतना मिल चुका तो बचा हुआ इतना, या ऐसे कह लो कि 5 माइनस एक्स इसको दे दिया, 5 माइनस वाई उसको दे दिया, तो बचा हुआ फिर इसको दे देंगे। यस नो? सर। तो सबसे पहली बात यह है कि पी टू ए कंस्टेंट, कोई कंडीशन हो ना कितने यूनिट देना है, यानी एक्स जो भी कुछ हो ग्रेटर देन 0 होगा। पी टू बी वाई भी ग्रेटर देन 0 होगा। पी टू सी 8 माइनस एक्स माइनस वाई भी ग्रेटर देन 0 होगा। क्यू टू ए क्यू टू बी क्यू टू सी, हाँ जी ना जी। यस सर। ठीक, अब बात आती है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। क्या खर्चा कम करना है? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही तो कम करनी है बंदे को। बताओ पी से कितना का माल गया है, पी से कितना माल गया है भाई? एक्स यूनिट, उसकी कॉस्ट कितनी है पी से जाने की? 160 रुपए। यस नो? यस सर। पी से बी गया वाई यूनिट, उसका कॉस्ट है 100 रुपए, और पी से सी जाने की कॉस्ट कितनी है? आइटम भेजा गया है एक्स माइनस 8 माइनस एक्स माइनस वाई इंटू, हाँ जी ना जी। यस सर। क्लियर? यस सर। फाइनली क्या रिजल्ट आएगा? रिजल्ट आया मिन जेड होना चाहिए 10 एक्स माइनस 7 वाई प्लस 190। कर लोगे? यस सर। हमने लेज्यूम कर लिया भाई कि ए पी ने कितना भेजा ए को, पी ने कितना भेजा बी को, बचा हुआ फिर सी को भेजना ही पड़ेगा। इसी तरीके से ए को इतना मिल चुका है तो बचा हुआ यहाँ से लेना पड़ेगा, बचा हुआ यहाँ से लेना पड़ेगा, बचा हुआ वहां से लेना पड़ेगा। अब सब जगह से माल पहुंच चुका है, अब तो बस आपको क्या करना है, सब जगह से जितना इतना माल गया है उसकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट मल्टीप्लाई कर दो, जो भी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आई उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करना है, तो एक्स वाई ढूंढते जाइए, मिनिमाइज हो जाएगा। अब आप इसका एनसीईआरटी में सोल्यूशन देखेंगे तो इसका डायग्राम कैसे बन गया है, ध्यान से देखिए। दिस इज ए ट्रेपेजियम। यस नो? ट्रेपेजियम है, हेक्सागन है? अरे ट्रेपेजियम है कि हेक्सागन है? हम्म, हेक्सागन है, 6 साइडें हैं। पूछ सकता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम है कि इसका जो फिजिबल रीजन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हेक्सागन, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, यस सर। तो इस चैप्टर में आपका इतना ही है। किसी भी प्रॉब्लम को पढ़िए, कौन कौन से कंस्ट्रेंट पे काम करना है, उस कंस्ट्रेंट पे काम करके आप फिजिबल इक्वेशंस बनाइए,
ठीक है। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स बनाइए, ऑल द फिजिबल डिसीजन देखिए, फिजिबल रीजन देखिए, कॉर्नर पॉइंट पे वैल्यू निकालिए। अगर वो बाउंडेड रीजन है तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, अनबाउंडेड रीजन है तो आपको एक सिचुएशन और लेनी है। अगर मिनिमम के लिए है, व्हाटएवर है वो गिवन मिनिमम से मिनिमम हो सकता है। अगर मैक्सिमम पूछ रहा है तो व्हाटएवर है दैट इज गिवन मैक्सिमम टू मैक्सिमम, जो मैक्सिमम आपका आया है उससे भी ज्यादा हो सकता है। और जो भी डायग्राम बनाओगे अगर वो ओरिजिनल रीजन से ओवरलैप नहीं करता है वही आंसर है, ओवरलैप करता है तो उसका कोई आंसर नहीं है जो भी पूछा गया है, मिनिमम या मैक्सिमम। ठीक है जी। Yes, sir. तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसके नोट्स और इसका वीडियो रिकॉर्डिंग आपको दोनों ग्रुप पे भेज दिया जाएगा। ठीक है, Thank you, sir. मोस्ट वेलकम। Thank you, sir.